बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ की वीडियो नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म है कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब है हार्श साउंडिंग इफ़ेक्ट, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनकी साउंड हार्श हो। आम तौर पे हम इससे क्या मुराद लेते हैं कि सख्त अल्फाज में बात करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही डाइड और ही पास्ड अवे, दोनों फ़िक्रों का मतलब एक है। ही डाइड का मतलब भी वो मर गया, ही पास्ड अवे का मतलब भी वो मर गया, लेकिन डाइड को हम कहेंगे कि ये कैकोफनी है, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल है, और ही पास्ड अवे उसी बात को ज़रा बेहतर अंदाज में कहा गया है। एक तो इसका ये मतलब है, लेकिन ओरिजिनली इसका मतलब होता है जानबूझकर कॉन्सोनेंट साउंड्स के पैटर्न्स को इस तरह से यूज़ करना कि अल्फाज को प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाए। ये जिसे हम लिंग्विस्टिक्स में कहते हैं ना टंग ट्विस्टर्स, तो ये टंग ट्विस्टर्स में जानबूझ के कैकोफनी को यूज़ किया जाता है। जानबूझ के ऐसे साउंड पैटर्न यूज़ किए जाते हैं कि उन पैटर्न्स में मैक्सिमम साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स हो ताकि अल्फाज को बोलने में प्रॉब्लम हो। तो दो तरह से इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 1, जानबूझ के किसी लफ्ज़ का प्रोनंसिएशन मुश्किल बनाने के लिए कॉन्सोनेंट साउंड्स का यूज़, और दूसरा हार्श वर्ड्स का यूज़। एक बात को अगर नर्म अल्फाज में बयान किया जा सकता है तो उसकी बजाय उसको सख्त अल्फाज में बयान करना। नंबर 2, केडेंस। केडेंस का मतलब है अ रिदम दैट कोइंसाइड्स विद द कंक्लूजन एंड ऑफ सेंटेंस। किसी म्यूजिक में, किसी गाने में, किसी वर्स में रिदम का इस तरह से इस्तेमाल कि वो एंडिंग से कोइंसाइड कर जाए, उसके ख़ात्मे से, उसकी एंडिंग से, उसके कंक्लूजन से वो कोइंसाइड कर जाए, को रिलेट कर जाए, तो दैट विल बी केडेंस। लेकिन हम कहते हैं कि ये कोई इतनी वाज़े टर्म नहीं है, इतना वाज़े लफ्ज़ नहीं है। वाज़े किस लिहाज से? अपने इस्तेमाल के लिहाज से। तो आम मानों में हम इससे यही मुराद लेते हैं कि किसी नज़म का, किसी गज़ल का अगर जो रिदम है वो आखिरी लाइन के साथ जो है वो मैच कर जाए तो ये केडेंस कहलाएगा, अपनी खूबसूरती के एतबार से, अपने थीम के एतबार से। नंबर 3 है कैंपस नावल। कैंपस नावल क्या है? अ नावल अबाउट यूनिवर्सिटी लाइफ। इसका रिवाज 19th सेंचुरी में पड़ा। ऐसा नावल जिसमें तलबा और इस्तातिज़ा की यूनिवर्सिटी लाइफ को डिस्कस किया जाए कि किस तरह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की आपस में जो रिलेशनशिप डेवलप होती हैं वो कितनी डीप हो सकती हैं, वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं, और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यूँ कहिए कि थोड़ी सी जो फाउलीज होती हैं दोनों साइड से टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान, तो उन फाउलीज को भी हाईलाइट किया गया इस लिटरेचर में। तो ऐसा नावल जिसमें यूनिवर्सिटी लाइफ को डिस्कस किया जाए उसे हम कैंपस नावल कहते हैं। इस एतबार से अगर आप देखें तो कुदरत ये जो नावल है राजा गिद्ध बानो कुदसिया का, तो उसमें अगर हम आफ्ताब और सीमी की यूनिवर्सिटी लाइफ वाला एपिसोड अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो जो एपिसोड है वो कैंपस नावल कहला सकता है। ठीक है, तो ऐसा नावल जिसमें लाजमी तौर पर यूनिवर्सिटी लाइफ को डिपिक्ट किया गया। नंबर 4 है कैनन। अ लॉ और डिक्री ऑफ चर्च। बुनियादी तौर पर इससे मुराद है चर्च का कोई हुक्मनामा, लेकिन बाद में हम इससे क्या मुराद लेने लगे लिटरेचर में, आफ्टर जब चर्च ने अपनी पावर लूज कर दी, ख़त्म कर दी, तो उसके बाद लिटरेचर में इससे क्या मुराद लिया जाने लगा? एन इंडिविजुअल्स लिटरेचर दैट एस्टेब्लिशेस अ ग्रेट ट्रेडिशन। एक ऐसे राइटर का काम जिसने तने तन्हा लिटरेचर में एक शानदार ट्रेडिशन की बुनियाद रख दी और वो ट्रेडिशन उसकी पहचान बन गई। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर, फॉर एग्जाम्पल मार्लो, फॉर एग्जाम्पल जीबी शॉ। तो इन लोगों ने लिटरेचर में एक ट्रेडिशन की बुनियाद रखी और अपने लिटरेचर के ज़रिए, अपनी राइटिंग्स के ज़रिए उस ट्रेडिशन को कंसोलिडेट किया। तो और इनका मकसद क्या था? इस ट्रेडिशन का मकसद क्या था? मॉरल कल्चरल एजुकेशन, या मॉरल एजुकेशन या कल्चरल एजुकेशन। तो ऐसे लिटरेचर को कैनन कहा गया। नंबर 5 कैंटो, अडवियन ऑफ अ लॉन्ग पोएम। एक तवील नज्म का एक हिस्सा, और ये नज्म लाजमी तौर पर, खुसूसी तौर पर क्या हो सकती है? एपिक और
मॉक एपिक, कि एक एपिक या मॉक एपिक जो कि एक लंबी पोइम है उसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा, कैंटो। फॉर एग्जांपल आप उसमें रेप ऑफ द लॉक में पढ़ते हो कि उसके कैंटोज हैं, फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो। नंबर 6 है कैरिकेचर। कैरिकेचर को सादा अल्फाज में हम कहते हैं शख्सी खाका, लेकिन किस टाइप का शख्सी खाका? ग्रोटेस्क रेंडरिंग ऑफ अ कैरेक्टर यूजिंग एग्जैजरेटेड पर्सनालिटी ट्रेट्स। एक शख्स का इस तरह से शख्सी खाका लिखा जाना कि उसकी खसूसियात को, उसकी पर्सनैलिटी को एग्जैजरेट करके पेश किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अताउल्लाह कासमी की बुक अताइये, जिसमें उसने डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के कैरिकेचर्स डिस्कस किए हैं। सो दैट इज़ हाउ इसको हम कहते हैं कैरिकेचर। लिटरेचर में एक तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं, आपका जो नावल पढ़ते हैं आप प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम कहते हैं कि वहाँ पर उसने कैरिकेचर्स डेवलप किए हैं। जेन ऑस्टन ने डिफरेंट कैरेक्टर्स के, बेनेट सिस्टर्स के डार्सी का कैरेक्टर कैरिकेचर उसने अलग से पेंट किया है, और एलिज़ाबेथ का अलग से पेंट किया है। सो एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा खाका जिसमें उस किरदार की शख्सी खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। इसका मकसद मिजाज भी हो सकता है, इसका मकसद तंज भी हो सकता है, सैटायर और ह्यूमर। नंबर 7 कैरल। बुनियादी तौर पर यह क्या है? रिंग डांस विद अ सॉन्ग, एक गाना गाते हुए रिंग डांस करना। और मिडीवियल लिटरेचर में ये किसी भी सॉन्ग को कैरल कहा जाता था, चाहे वो मजहबी होता, चाहे वो लव सॉन्ग होता। लेकिन इसके बाद क्या कहा जाने लगा? क्रिसमस सॉन्ग। तो हम क्रिसमस सॉन्ग को भी अब कैरल कहते हैं। मिडीवियल लिटरेचर में क्या था कि किसी भी गीत को, किसी भी ऐसी परफॉर्मेंस को कैरल कहा जाता था, चाहे वो लव सॉन्ग होता या वो रिलीजियस सॉन्ग होता। बुनियादी तौर पर यह क्या था? एक ऐसा डांस जिसको करते हुए साथ में गीत गाया जाता था। और आजकल इससे क्या मुराद लिया जा रहा है? क्रिसमस कैरल, क्रिसमस के मौका पर गाया जाने वाला नगमा। कार्पे डियम, ठीक है। कार्पे डियम क्या है? अ कोटेशन फ्रॉम होरेस। होरेस की पोएम से ये एक कोटेशन है। इसका मतलब ये है कि ये फिलॉसफी तरवीज देना, ये आइडिया प्रोपोगेट करना कि आज की जो ज़िंदगी है इससे लुत्फ उठाइए, कल को भूल जाइए, ठीक है। सेलिब्रेटिंग टुडे एंड नॉट केयरिंग फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ कमिंग डे फॉर फ्यूचर। आप मुस्तकबिल में जो लम्हा मुयस्सर है उसमें खूब हल्ला गुल्ला करें, गाएं, नाचें, खाएं, पिएं, और मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो। प्ली टू एंजॉय यूथ बिफोर मैच्योरिटी और डेथ, कि जवानी को मैच्योर होने, बुढ़ापा होने से पहले या मौत आने से पहले जो लम्हा मुयस्सर है उसमें खाएं, पिएं, मौज करें, नाचें, गाएं। नंबर 9 कैटाकैरिसिस। कैटाकैरिसिस का क्या मतलब है? मिस यूज ऑफ अ वर्ड, किसी लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल जो उसका मतलब है नहीं, लेकिन आप उससे वो मतलब लेना चाहते हैं। मे बी आप जल्दी में हैं, या आप कंफ्यूज हैं, या आपको असल लफ्ज़ का पता ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिट्टी गेट की जगह मिलीटेट यूज़ कर लें, हमने मिट्टी गेट यूज़ करना हो, हम उसकी जगह मिलीटेट यूज़ कर लें, तो ये क्या होगा? ये कैटाक्रीसिस होगा। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल गलत है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कुकिंग में, स्पेशली गर्ल्स, आप कहते हैं कि आँच हल्की कर दें, लेकिन जब आपने आग को बढ़ाना है तो फिर तो हम ये नहीं कहते कि आँच को भारी कर दें। अब हल्का और भारी ये बाइनरी ऑपोजिशन में है, तो हमें वहाँ पर दरअसल क्या कहना चाहिए कि आँच को तेज़ कर दें या आँच को कम कर दें। तो जब हम कहते हैं कि आँच को हल्का कर दें, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? आप कैटाक्रीसिस कर रहे हैं, आप एक लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हुआ। नेक्स्ट है नंबर 10 पर कैटलॉग वर्ड्स। कैटलॉग हम कहते हैं फहरिस्त को। तो ऐसी वर्ड्स विच लिस्ट नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, ऐसी वर्ड्स जिसमें लोगों की, चीज़ों की, जगहों की फहरिस्त दी गई हो, उनके नाम लिस्ट की सूरत में लिखे गए हों। नंबर 11 कैथारसिस। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं पोइटिक्स में हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, परगेशन ऑफ फीलिंग्स। और ये किसने किया था? पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने किया था। कैथारसिस मीन आपकी फीलिंग का पर्ज हो जाना, आपने जो कुछ आपके अंदर था वो आपने बोल लिया, कह लिया, रो लिया, सुना लिया, ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए। सो दैट इज़ योर कैथारसिस। आई होप कि लास्ट वीडियोज़ की तरह ये भी एक अच्छी वीडियो है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।